हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल का जो वीडियो लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या क्या होती हैं जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच का रिलेशन देखा था। डिपेंडेंसीज भी देख ली कि जो क्रिटिकल एंगल है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली किस चीज़ पर डिपेंड करता है और इनडायरेक्टली किन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। उसके अलावा हमने दो फिजिकल इंसिडेंट्स देख लिए थे, जैसे लूमिंग और सेकंड जो था वो था मिराज। दोनों ही हमने डिस्कस कर लिए थे कि ये एक तरीके से ऑप्टिकल इल्यूशन होते हैं जो लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफेक्ट है उसके बेसिस पर उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। वैसे ही हम लोग आगे के जो इंसिडेंट है वो डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड जो है वो हमने मिराज और लूमिंग डिस्कस कर लिया था। थर्ड जो अपने पास इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेसिस जो फिजिकल इंसिडेंस है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो थर्ड इंस्ट्रूमेंट है अपने पास ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कोई ऑप्टिकल इल्यूशन नहीं होता, ये होता है एक इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि बिना एनर्जी लॉस के लाइट रेज को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करना या उनका प्रोपेगेशन करना। और ध्यान में रखना क्या बात बोल रहा हूँ मैं, विदाउट एनर्जी लॉस, यानी जो उसकी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज है वो किस में होता है, फॉर ट्रांसफर लाइट रेज विदाउट एनी एनर्जी लॉस, without any energy loss from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह पर लाइट रे को बिना एनर्जी लॉस के ट्रांसफ़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है। और क्या कर सकता है ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं उन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को अगर हम लाइट रे में कन्वर्ट कर दें, किसके हेल्प से हम कन्वर्ट करते हैं, उनको ट्रांसड्यूसर उनको इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है, जिनमें हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को लाइट सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को भी लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जो है वो हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, for transfer of electronic signal with the help of ट्रांसड्यूसर्स जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में चेंज करते हैं, और लाइट बन गई तो लाइट रेज जो है वो ऑप्टिकल फाइबर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का भी ट्रांसफ़र हम ऑप्टिकल फाइबर से कर सकते हैं। अब ये तो देख लिया कि ऑप्टिकल फाइबर से हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है वो अगर हम देखना चाहें तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्या होता है कि कई सारी
सारे ग्लास फाइबर होते हैं या क्वार्ट्ज फाइबर होते हैं, जिनको मिलाकर के, बहुत सारे होते हैं ग्लास फाइबर या क्वार्ट्ज फाइबर, उन सबको मिलाकर के हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर जो है वो दो पार्ट्स के अंदर बना हुआ होता है। दो पार्ट कौन कौन से, कि एक पार्ट जो है इसको तो बोला जाता है, एक पार्ट जो होता है इसको तो बोला जाता है क्लेडिंग, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है कोर। क्लेडिंग और कोर दो पार्ट होते हैं, एक को क्या बोला जाएगा, क्लेडिंग बोला जाएगा, और दूसरे को बोला जाएगा कोर। अब ये जो बाहर वाला पार्ट है ये वाला तो ठीक है, इसके अंदर एक पार्ट होता है दूसरा, इस तरीके से। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको तो बोला जाता है कोर, और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोला जाता है क्लेडिंग। इसको क्या बोला जाता है, क्लेडिंग बोला जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो दो टाइप के अंदर बना हुआ होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि दो तरह से बना हुआ होता है। एक पार्ट जो इनर पार्ट है इसका, कोर जो है वो कौन सा पार्ट होता है इसका, इनर पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं कोर, और जो आउटर पार्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर का उसको बोला जाता है क्लेडिंग। अगर कोर जो है इस जिस क्वार्ट्ज से बना हुआ है, जिस क्वार्ट्ज फाइबर से बना हुआ है या जिस ग्लास फाइबर से बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम μ1 एज्यूम करें, ठीक है, और क्लेडिंग जिस ग्लास फाइबर से या जिस क्वार्ट्ज फाइबर से बनी हुई है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम μ2 एज्यूम करें, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जिस क्वार्ट्ज फाइबर से बनी हुई है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम μ2 एज्यूम करें, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखो इसके अंदर लाइट ट्रांसफर किस तरीके से होता है वो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो जैसे लाइट रे जो है वो यहाँ से इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यहाँ से इसने एंट्री की, ठीक है। अब यहाँ से एंट्री करेगी तो मैं कहूँगा लाइट रे है, तो मैं यहाँ पर बना दूंगा नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब लाइट रे यहाँ से एंट्री कर रही है तो उसका कुछ पार्ट इधर इस वाले में आना चाहिए जो कि क्या है, क्लेडिंग है। क्लेडिंग के अंदर आएगी यानी यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 जो हैं वो इस तरीके से लिए जाते हैं कि लाइट रे का रिफ्रैक्शन ना हो। कैसे लिया जाएगा कि जो अंदर वाला पार्ट है कोर जिसे हम बोलते हैं, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इस μ1 की जो वैल्यू है, इस μ1 की जो वैल्यू है वो μ2 से क्या ली जाती है, ज़्यादा ली जाती है। यानी कोर जो है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या लिया जाता है, ज़्यादा लिया जाता है। अब अगर अंदर वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो जो अंदर वाला पार्ट है वो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, और ये जो बाहर वाला पार्ट है वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। यानी लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम की तरफ मोशन कर रही है या प्रोपेगेट हो रही है। तो जब भी कोई लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम के अंदर मूव करे और अगर उसके लिए इंसिडेंस एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, इंसिडेंस एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो उस लाइट रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। उस लाइट रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी जिस मीडियम से वो आई थी उसी मीडियम में वो वापस से चली जाएगी। अब इसी तरीके से ये आगे यहाँ पर चलती जाती है। अगर मैं यहाँ पर मीडियम बना दूँ तो वही चीज़ यहाँ पर हो गई, लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम की तरफ मूव कर रही है, और अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, तो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट रे जो है वो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वापस से इस पॉइंट के ऊपर आएगी। तो यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, तो लाइट रे जो है वो वापस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर वापस से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं और इंसिडेंस एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो ये लाइट रे जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, या उसका टोटल
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है हो जाएगा। तो देखो लाइट रे जो है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कुछ भी पार्ट उसका रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो इसकी इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या इसकी एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी मैं लाइट रे का यहाँ पर कोई सोर्स ले लूँ, जैसे हमने यहाँ पर जो है वो एक टॉर्च लगा ली और उस टॉर्च से हम लोग यहाँ पर लाइट जो है वो जला रखी है हमने इस ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड पर। तो वही लाइट रे जो हैं जो इसके अंदर एंट्री कर गई, जो लाइट रेज हैं उतनी ही इंटेंसिटी की लाइट रे जब इससे बाहर निकलेंगी तब भी उनकी इंटेंसिटी उतनी होगी या उनकी एनर्जी उतनी ही होगी। अब इसका बेनिफिट जो है वो क्या है, सबसे मेजर बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट जो है वो तो यही हो गया कि एनर्जी लॉस जो है वो नहीं है, यहाँ पर एनर्जी लॉस नहीं है। उसके अलावा क्या बेनिफिट हो गया इसका कि अगर मैं इस ऑप्टिकल फाइबर को, ये जो है वो एक ट्यूब की तरह होती है, तो इस ऑप्टिकल फाइबर को या इस ट्यूब को अगर मैं कहीं पर इसकी शेप को थोड़ा सा बेंड भी कर दूं, अगर मैं इस ऑप्टिकल फाइबर को कहीं से बेंड भी कर देता हूं तो बेंड करने पर भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी उसी तरीके से ये लाइट रे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपेगेट होती रहेंगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं यहाँ पर इसका ये बेनिफिट और भी लिखना चाहूँ कि अगर इसको बेंड भी हम लोग कर देते हैं तो भी लाइट रे को वो प्रोपेगेट कर सकती हैं। When optical fiber is bent, then this will propagates लाइट रेज। यानी अगर मैं बेंड भी कर दूं इसको तो भी ये लाइट रे का प्रोपेगेशन है चल रहा, लाइट रे का जो प्रोपेगेशन है वो करती रहती है। यानी कोई भी यहाँ पर ऐसे नहीं है कि मैंने अगर इसको यहाँ से घुमा दिया तो ये जो लाइट रे का प्रोपेगेशन है वो यहीं तक होगा, आगे नहीं होगा। तो बेंट अगर हो जाएगी ये ऑप्टिकल फाइबर तब भी लाइट रे का प्रोपेगेशन जो है वो होता है। और कहाँ पर यूज किया जाता है, तो अगर हम बात करें मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यानी सर्जरी के अंदर, अगर बॉडी के इनर पार्ट के अंदर जहाँ पर लाइट चाहिए, बॉडी के इनर पार्ट के अंदर लाइट चाहिए, वहाँ पर अगर हमें लाइट पहुँचानी है तो भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज वहाँ पर किया जाता है। और जो हम बात कर लें कि स्टोमक के अंदर जो एंडोस्कोपी होती है, वो एंडोस्कोपी जब की जाती है तो उसके अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है, क्योंकि एक लंबी सी नली होती है जिसे स्टोमक के अंदर माउथ से डाला जाता है और उस नली के आगे वाला जो पार्ट है वो आगे वाला पार्ट इल्यूमिनेशन का काम करता है स्टोमक के अंदर। यानी कैमरा भी लगा हुआ होता है और वहाँ पर इल्यूमिनेशन भी होता है, जिससे बॉडी के जो अंदर वाले पार्ट है या स्टोमक का जो अंदर वाला पार्ट है वहाँ तक भी हम इजीली देख सकते हैं। तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी स्टोमक का जो अंदर वाला पार्ट है वहाँ तक भी हम इजीली देख सकते हैं। तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर used in used as medical instrument in सर्जरी तो सर्जरी के अंदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। तो ये आपका थर्ड था जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेसिस इंस्ट्रूमेंट है ऑप्टिकल फाइबर।
ध्यान में क्या रखना है, क्या करता है, विदाउट एनर्जी लॉस एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है या लाइट रे का ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का भी ट्रांसफ़र कर सकता है। दो पार्ट के अंदर बना हुआ होता है, इनर पार्ट जो है इसको बोला जाता है कोर, आउटर पार्ट जो है इसको बोला जाता है क्लेडिंग। दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, लेकिन जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लेडिंग से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। और इसी वजह से, तो ग्रेटर होने की वजह से ही यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर इसको बेंड भी कर दिया जाए तो भी ये लाइट रे का प्रोपेगेशन करती है। अगर इसका यूज देखा जाए तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह सर्जरी के अंदर इसका यूज किया जाता है। चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर फोर्थ की हम लोग बात करें तो फोर्थ जो अपने पास है इसको हम लोग बोल सकते हैं फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश, या फिर फिश की जगह अपने को बोल सकता है स्विमर, या फिर स्विमर की जगह अपने को बोल सकता है डाइवर, जो डाइव करते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो क्या है अपने पास नेक्स्ट कि फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश या स्विमर या डाइवर क्या होता है। देखो, जब अपने पास कोई वाटर की सरफेस है, ठीक है, इस वाटर के अंदर कोई फिश हो या कोई स्विमर हो या कोई डाइवर हो जो तैर रहा है, ठीक है, तो हम लोग फिश से लेके चलते हैं। ठीक है, अगर डाइवर आए आपको किसी क्वेश्चन के अंदर या स्विमर नाम आए तो भी सेम ही होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर अपने पास कोई एक फिश है, अपने पास यहाँ पर एक कोई फिश है और ये है यहाँ पर फिश की आइज। ठीक है, तो जब फिश यहाँ पर है तो भी वो इस वाटर की सरफेस से बाहर क्या हो सकता है इसको देख सकती है। ठीक है, यानी इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, लेफ्ट क्या हो रहा है, राइट क्या हो रहा है, यानी सारा कुछ, पूरी दुनिया को वो देख सकती है इस वाटर के नीचे होते हुए भी। क्यों देख सकती है, क्या कारण है यहाँ पर, तो वो इसीलिए देख सकती है क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब कैसे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि जैसे हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पर अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये फिश कैसे देख सकती है, तो इस ऑब्जेक्ट, ये फिश को कब नजर आएगा, जब ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे हैं वो कहाँ तक आए, वो इस फिश की आइज तक आए, तभी वो देख सकती है। तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो है वो फिश की आइज तक आएंगी कैसे, तो मैं बोल रहा हूँ कि फिश तक कैसे आएंगी, तो हमने एक लाइट रे जो है वो इस तरीके से बना दी कि ये लाइट रे जो है वो फिश के आई तक आ रही है। ठीक है, अब ये लाइट रे जो है वो हमने इस तरीके से बना दी कि ये लाइट रे जो है वो कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे जो है वो अगर बिल्कुल इसी तरीके से बेंड होती हुई आइज तक आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि इस फिश को वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। और कब होता है ऐसा केस कब होगा, क्या ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या, यहाँ पर नहीं हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब तक नहीं हुआ है। कब होगा, जब यही लाइट रे और ज़्यादा बेंड हो जाएगी, तो और ज़्यादा बेंड हो जाएगी तो ये लाइट रे जो है वो
इससे ज़्यादा इंसिडेंस एंगल बनाएगी, और इससे ज़्यादा अगर इंसिडेंस एंगल बनाएगी तो हम बोलेंगे कि अगर इंसिडेंस एंगल ये वाला ग्रेटर हो गया इससे, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है वो किसकी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, IC, यानी क्रिटिकल एंगल बन रहा है, क्योंकि तभी तो ये वाली जो लाइट रे है वो क्या हो गई, यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल हो गई वाटर की सरफेस से, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनता है वो कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। अब अगर इससे ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा तो ये लाइट रे जो है वो वाटर की सरफेस से टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी पूरी की पूरी तरीके से वो उसी मीडियम में चली जाएगी जिस मीडियम से वो आई थी। तो ये वाली कंडीशन जो है वो तो अपने पास यूज में ही नहीं है। हमें क्या करना है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है वो कब दिखाई देगा इस फिश को, और अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट है वो इस फिश, हमें क्या करना है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है वो कब दिखाई देगा इस फिश को, और अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट है वो इस फिश को कब दिखाई देगा। तो मैं कहूँगा सेम इसी तरीके से यदि लाइट रे जो हैं वो यहाँ से फिश की आइज तक आ रही हैं और लाइट रे जो हैं वो ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है, तो इस फिश को ये चीज़ जो है वो दिखाई दे जाएगी, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दिखाई दे जाएगा। तो देखो क्या होता है कि फील्ड ऑफ विजन क्या होगी कि ये वाली जो एक्सट्रीम कंडीशन है दोनों, इन एक्सट्रीम कंडीशन के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को ये फिश देख सकती है। और किस तरीके से देखेगी, तो उसके लिए बोला जाता है कि यहाँ पर एक कोन बनता है इस तरीके का, ये कोन जो है वो यहाँ पर बन गया, इस कोन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया तो उस ऑब्जेक्ट को ये फिश जो है वो देख सकती है। यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस फिश को ये बाहर की पूरी दुनिया जो है वो दिख जाती है। क्यों? क्योंकि ये लाइट रे जो है वो पैरेलल होती हुई आ रही है। पैरेलल लाइट रे यानी ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी भी डिस्टेंस पर यहाँ पर हो सकता है, ऑब्जेक्ट इधर कितनी भी डिस्टेंस पर हो सकता है, यानी बाहर जो भी हो रहा है, जो पूरी दुनिया है बाहर की, वो पूरी दुनिया इस ऑब्जेक्ट को इस कोन के थ्रू दिख जाती है। और ये क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्रिटिकल एंगल का इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो यहाँ पर यूज आती है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का पूछता है कि यहाँ पर अगर मैं इसको मिला दूँ, ठीक है, इसको मैं मिला देता हूँ, तो ये वाली जो हाइट है अपने पास, फिश की हाइट जो है इस वाटर की सरफेस से, वो अगर हो स्मॉल h, वो अगर हो स्मॉल h, और ये जो यहाँ पर कोन बन रहा है, इस कोन का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट की जो रेडियस है वो हो स्मॉल r, तो आपको क्वेश्चन जो पूछता है वो स्मॉल h और स्मॉल r में रिलेशनशिप पूछता है कि अगर h गिवन हो तो r पूछ लिया, r गिवन हो तो h पूछ लिया। अगर मैं ये जो यहाँ पर अपने पास लिक्विड है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अगर म्यू मान के चलूँ, म्यू एज्यूम करके चलूँ, तो म्यू इस ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो ये जो कोन के ऊपर सर्कल बन रहा है, इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी वो अपने को ये पूछता है। तो देखिए अपने पास ये वाला एंगल जो है वो कितना है, IC है, ठीक है। इसको अगर मैं केवल C से डिनोट करूं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल को हम IC से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल C से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर ये वाला एंगल कैपिटल C है तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल C, क्योंकि देखो अपोजिट एंगल हो गए ये वाले दोनों, ये कैपिटल C तो ये वाला भी कैपिटल C। अब ये वाला एंगल कैपिटल C है तो ये दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये वाली लाइन जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, यानी इस कंप्लीट एंगल को ये वाली लाइन जो है वो दो अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है। तो ये वाला एंगल अगर C है तो ये वाला एंगल जो है वो भी कितना हो जाएगा, C ही हो जाएगा। यानी टोटल एंगल यहाँ पर कितना बन रहा है, 2C एंगल बन रहा है। ये जो कंप्लीट एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कंप्लीट एंगल को बोला जाता है एपेक्स एंगल।
इस कंप्लीट एंगल को जो है वो कितना क्या बोला जाता है, एपेक्स एंगल। और एपेक्स एंगल कितना है 2C, और फिश के लिए या डाइवर के लिए ये जो एपेक्स एंगल की वैल्यू है वो होती है 98 डिग्री। एपेक्स एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 2C = 98 डिग्री। अब देखिए यहाँ से अगर मुझे R और H के अंदर रिलेशन देखना है तो ये वाली साइड अगर H है तो ये वाली जो साइड है वो भी क्या होगी, H होगी। ये वाली साइड जो है वो भी कितनी होगी, H होगी। तो H और R के अंदर रिलेशन देखना है तो ये देखो ये ट्राइंगल बन गया अपने पास। अब इस ट्राइंगल के अंदर मैं अगर R और H की बात करूं तो देखो थीटा ये है, एंगल ये है, एंगल के सामने वाली साइड क्या बन गई अपने पास, परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो बन गई हाइपोटेनस, और ये जो बच गया वो क्या बन गया, बेस। तो अपने को R और H में रिलेशन देखना है, यानी परपेंडिकुलर और बेस के अंदर अपने को रिलेशन है देखना है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है इनके रिलेशन के इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस के अंदर रिलेशन होता है अपने पास tan का। तो मैं क्या लिख दूं, tan C = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर है स्मॉल r, और बेस कितना h, यानी यहां से अपने पास आ जाएगा स्मॉल r = h tan C। ये अपने पास यहां से आ गई। ठीक है, रिलेशन आ गया। अब यहां पर अगर मुझे R की जो वैल्यू है वो C की टर्म में ना पता लगाकर म्यू की टर्म में पता लगानी हो, तो म्यू की टर्म में मैं यहाँ से कैसे पता लगा सकता हूँ tan C की वैल्यू। तो म्यू और C के अंदर कोई रिलेशन होता है क्या, C क्या है यहाँ पर, C है क्रिटिकल एंगल। तो म्यू और C के अंदर रिलेशन कहाँ से आएगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस लिक्विड का, और C है क्रिटिकल एंगल। तो हमें पता है रिलेशन कहाँ से आएगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन के अंदर हमने लिखा था कि जो मीडियम है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1/sin और क्रिटिकल एंगल। 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है। तो हमने लिख दिया कोसेक C। अब कोसेक C और हमें क्या चाहिए, tan C। तो tan थीटा और कोसेक थीटा के अंदर ताकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, tan स्क्वायर थीटा = कितना हो जाएगा, या tan थीटा = हो जाएगा 1/√, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यही फॉर्मूला होता है अपने पास tan थीटा और कोसेक थीटा में रिलेशन का। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करूँ तो tan C लिखूंगा मैं यहाँ पर। तो tan C = 1/कोसेक स्क्वायर C -1। तो R = कितना आ जाएगा, R = H, और tan C की जगह मैं क्या लिखूंगा, अपॉन √ कोसेक स्क्वायर C -1। अब कोसेक C किसके इक्वल है, तो कोसेक C जो है वो किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, H/√μ² -1। तो R और H के अंदर रिलेशन क्या आ गया आपके पास, R = H/√μ² -1। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास हो उस मीडियम का, उस लिक्विड का, तो हम R और H के अंदर भी रिलेशन देख सकते हैं। अगर अपने पास C की वैल्यू है, ठीक है, C की वैल्यू अगर अपने पास है तो हम किसकी वैल्यू देख सकते हैं, सीधी डायरेक्ट ही वैल्यू देख सकते हैं R की। अगर C की वैल्यू अपने पास ना होकर म्यू की वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, तो हम जो कोन बन रहा है ऊपर, उसके ऊपर जो सर्कल है उस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, H/√μ² -1। अब अगर इस मीडियम की जगह वाटर आपको बोल रहा है, क्योंकि स्विमर की बात कर रहे हैं, डाइवर की बात कर रहे हैं, या फिश की बात कर रहे हैं, तो ये सब तो वाटर के अंदर ही होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर वाटर लेके चलूँ तो वाटर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो कितनी होती है, 4/3। तो अगर मैं यहाँ पर 4/3 वैल्यू रख देता हूँ तो R और H के अंदर रिलेशन मुझे मिल जाएगा,
फॉर वाटर म्यू इज इक्वल टू 4/3। तो म्यू की वैल्यू अगर मैं 4/3 यहाँ पर रखूँ तो कितना बनेगा, 4 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर -1, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 - 9 अपॉन 9, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, r इज इक्वल टू 3h अपॉन √7। तो r और h के अंदर अपने पास ये रिलेशन बन जाएगा वाटर के लिए। और ये जो एपेक्स एंगल की हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं वो भी किसके लिए लिख रहे हैं, मीडियम जब वाटर हो तब हम एपेक्स एंगल की वैल्यू कितनी लिख रहे हैं, 98 डिग्री। एपेक्स एंगल होता क्या है, यहाँ पर फिश की आई पर जो एक्सट्रीम कंडीशन से एंगल बनाती हैं वो होता है एपेक्स एंगल। ये जो एरिया है, ये वाला जो बाहर वाला एरिया है, इसको बोला जाता है फील्ड ऑफ विजन। फील्ड ऑफ विजन, ये कंप्लीट जो एरिया है इसको, और ये एक कोन के माध्यम से ये क्या करती है, इस पूरी दुनिया को, बाहर की दुनिया को देखती है। तो ये अपने पास हो गया फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश। ठीक है, नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए, ये सारे के सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेसिस है। अगर क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट कहीं पर काम आ रहा है तो वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही होगा। तो देखिए नेक्स्ट जो अपने पास है फिर 5th नंबर, वो है पोरोप्रिज्म। अब पोरोप्रिज्म जो है वो क्या होता है, तो जो सबमरीन होती हैं, अब सबमरीन तो पानी के नीचे चलती रहती हैं, तो उनको वाटर के सरफेस पर क्या हो रहा है वो कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो वाटर की सरफेस पर क्या हो रहा है वो दिखाई देने के लिए देखो, मैं अगर एक डायग्राम से तुम लोगों को बताना चाहूँ तो जैसे ये अपने पास कोई एक सबमरीन है। ठीक है, इस सबमरीन में क्या होता है कि एक पाइप निकला हुआ होता है इस तरीके से ऊपर की ओर। ये तभी निकाला जाता है जब उन्हें वाटर के सरफेस के ऊपर देखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो ये जो सरफेस है वो वाटर की है, ये वाटर की सरफेस है, तो उन्हें किस तरीके से ये दिखाई देता है कि यहाँ पर जो ये पाइप है, ये पाइप इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है और यहाँ पर एक प्रिज्म जो है वो रखा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो ये लाइट रेज आ रही हैं, इन लाइट रे को ये प्रिज्म जो है वो क्या करता है, 90 डिग्री पर रोटेट कर देता है। ये लाइट रे जो आ रही हैं इनको ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म क्या करता है, 90 डिग्री पर रोटेट कर देता है, और 90 डिग्री पर रोटेट करके यहाँ पर जो कोई भी ऑब्जर्वर है उसको ये जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई दे जाता है। तो सबमरीन अगर है या फिर मैं बात कर लूँ पायरोस्कोप जो होता है, जो मेडिकल लाइन के अंदर यूज होता है इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर इस प्रिज्म का यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है पोरोप्रिज्म। और ये पोरोप्रिज्म जो है वो करता क्या काम है, ये लाइट रे को 90 डिग्री या 180 डिग्री पर रोटेट कर देता है। पोरोप्रिज्म जो है वो करता क्या है, ये लाइट रे को 90 डिग्री या 180 डिग्री पर रोटेट कर देता है। अगर हम इसके लिए बात करें, इसकी डेफिनेशन को हम लोग लिखना चाहें तो मैं लिखूंगा कि ये जो पोरोप्रिज्म है वो एक राइट एंगल प्रिज्म होता है। राइट एंगल, और उसकी दो साइड जो है वो दो साइड इक्वल होती हैं। राइट एंगल आइसोसेलेस, और उसकी दो साइड जो है वो दो साइड इक्वल होती हैं।
राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, दो साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इसके जो दो एंगल होते हैं, मेनली प्रिज्म के अंदर 3 एंगल होते हैं, उनमें से 2 एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं और एक एंगल जो है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो अगर इसके तीनों एंगल की बात करें हम लोग, तो जो इसके प्रिज्म के एंगल हैं वो एंगल कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट एंगल जो है वो होता है 90 डिग्री, उसी वजह से इस प्रिज्म को राइट एंगल, ये प्रिज्म जो है वो राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म भी बोला जाता है। तो एक एंगल जो है वो कितना होता है, 90 डिग्री, और बाकी के जो दोनों एंगल हैं वो होते हैं 45 डिग्री के। अब ये किस तरीके से रोटेट करता है लाइट रे को, वो अगर पोरो प्रिज्म की बात करें तो ये 90 डिग्री और 180 डिग्री दोनों एंगल से किसी भी लाइट रे को रोटेट कर सकता है। इट रोटेट्स लाइट रेज बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री, यानी लाइट रे को 90 डिग्री भी रोटेट कर सकता है और 180 डिग्री भी रोटेट कर सकता है। चलिए हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं कि किस तरीके से ये जो प्रिज्म है वो लाइट रे को रोटेट करता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ 90 डिग्री रोटेशन की अगर हम बात करें तो अपने पास ये इस तरीके से ये प्रिज्म है, ठीक है। इस प्रिज्म के लिए एंगल जो है वो कितना बताया, यहाँ पर एंगल जो है वो कितना बन गया, 90 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल है वो हो जाएगा 45 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है वो भी कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तीनों एंगल हमने पहले ही बता दिए। अब देखो क्या होता है कि कोई लाइट रे जो है वो लाइट रे इस प्रिज्म पर इस तरीके से आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो लाइट रे जब इस तरीके से आती हैं तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट रे जो है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लाइट रे का क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और वो किस पर डिपेंड करता है, क्रिटिकल एंगल पर डिपेंड करता है। लेकिन लाइट रे जब 45 डिग्री पर इस तरीके से, इस प्रिज्म को इस तरीके से रखा जाता है कि जब लाइट रे इस पर इंसिडेंस होती हैं तो वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बनाती हैं, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बनाते हुए जब लाइट रे आती हैं तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। कितने एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, 45 डिग्री के एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यानी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है आपके पास, तो वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर को जो है वो यहाँ से दिखाई दे जाएगा। यानी यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, तो उसको यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो दिखाई दे जाती है। तो कितने डिग्री से ये रोटेट हुआ, ये लाइट रे जो है वो 90 डिग्री से रोटेट हुई और ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे गया, क्योंकि उस तक ऑब्जेक्ट से जो जलकर लाइट रे आ रही थी वो यहाँ तक पहुँच गई है। अब ये तो हो गया अपने पास 90 डिग्री रोटेशन का। अगर हम यहाँ पर बात करें 180 डिग्री रोटेशन की, तो 180 डिग्री रोटेशन जो है वो किस तरीके से होता है, तो इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल को, प्रिज्म को अगर हम इस तरीके से बोल दें कि ये अपने पास प्रिज्म है, ठीक है। दो एंगल 45 डिग्री के, एक एंगल 90 डिग्री का। दो एंगल जो है वो 45 डिग्री के और एक एंगल 90 डिग्री का आपको बनाना है। तो दो एंगल जो हैं वो कौन कौन से हम लोग बनाना चाहें, तो अगर हम ऊपर वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री बना के चले तो इसको 90 डिग्री जो है वो 100 थोड़ा सा हम करवा भी देते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है, दो एंगल जो हैं वो कैसे होंगे, 45 डिग्री के, और एक एंगल जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री का। तो अगर ये वाला जो एंगल है ये अपने पास बन जाए 90 डिग्री,
ठीक है। ये वाला एंगल 45 डिग्री और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। अब कोई लाइट रे जो है वो यहाँ से आ रही है, कोई लाइट रे जो हैं वो यहाँ से आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट है कोई यहाँ से लाइट रे आ रही हैं तो वो इस प्रिज्म पर यहाँ पर आएंगी, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ से क्या होगा, मैं अगर नॉर्मल यहाँ पर बना दूँ तो नॉर्मल हमने इस तरीके से बना लिया। अब नॉर्मल इस तरीके से बना लिया तो ये वाला जो यहाँ पर एंगल बनता है, ये वाला एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। अब ये लाइट रे, इस लाइट रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो ये लाइट रे जो है वो इस तरीके से इधर चली जाती है। अब जब वो उस सरफेस पर जाएगी तो यहाँ पर मैं फिर से एक नॉर्मल बना देता हूँ। नॉर्मल बनाऊंगा तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे वापस इस लाइट रे का यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वापस से, और ये लाइट रे जो है वो इस तरीके से इधर मूव करती है। तो ये लाइट रे जो है, ये लाइट रे 180 डिग्री से रोटेट हुई और 180 डिग्री से रोटेट होने के बाद में ऑब्जर्वर तक यहाँ पर पहुँच गई। तो यहाँ पर जो लाइट रे का रोटेशन है वो कितना हो रहा है, 180 डिग्री का रोटेशन यहाँ पर हो रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि थर्ड केस भी अपने पास बन जाए, तो देखो यहाँ पर ये लाइट रे जो है वो यहाँ से गई और यहाँ पर वापस आ गई। यहाँ पर अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे लाइट रे आई और यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर है, इस तक लाइट रे पहुँच गई। और लाइट रे का जो रोटेशन है वो कितना हुआ, 180 डिग्री का रोटेशन हो गया। अब अगर थर्ड केस की हम लोग बात करें, 90 डिग्री जो रोटेशन है वो कितना हुआ, 180 डिग्री का रोटेशन हो गया। अब अगर थर्ड केस की हम लोग बात करें, 90 डिग्री हमने रोटेट कर दी, अब हमने 180 डिग्री भी रोटेट कर दी। अब हम ये देखते हैं कि जो अपने पास इमेज बनेगी वो इमेज बिल्कुल सीधी बनती है इसके अंदर, या फिर अगर मुझे उस इमेज की बिल्कुल इरेक्ट इमेज चाहिए तो मैं किस तरीके से इस प्रिज्म को यहाँ पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगाता हूँ। तो अगर हमें इरेक्ट इमेज चाहिए, तो इरेक्ट इमेज चाहिए तो अगर मैं इसी तरीके से इसी की बात करूँ, इसी तरीके से, तो इरेक्ट इमेज अगर हमें चाहिए तो किस तरीके से हम लोग इरेक्ट इमेज जो है वो बनाएंगे। तो ये अपने पास हो गया प्रिज्म, ठीक है। अब इरेक्ट इमेज का पता कैसे चलेगा, जब मैं ऑब्जेक्ट से कोई भी दो लाइट रे लूँगा। ये वाला जो यहाँ पर एंगल है वो बन गया 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल जो है वो 45 डिग्री और यहाँ पर जो एंगल है वो भी कितना बन गया, 45 डिग्री। अब जैसे अपने पास कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर अपने पास इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं बोलूँगा कि दो लाइट रे जो हैं वो निकलेंगी और वो दोनों लाइट रे किस तरीके से हमें ऑब्जर्वर जो है वो किस तरीके से उन लाइट रे को देखता है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि इसकी जो इमेज बन रही है वो इमेज इरेक्ट बनेगी या फिर बिल्कुल इरेक्ट बनेगी या फिर इन्वर्ट बनेगी। तो यहाँ से मैं दो लाइट रे जो है वो ले लेता हूँ। देखो, एक लाइट रे हमने बिल्कुल यहाँ से ले ली, एक लाइट रे यहाँ से ले ली, ठीक है। ये बिल्कुल हमने लाइट रे जो है वो पैरेलल ले ली यहाँ से इस तरीके से। अब ये लाइट रे जब प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंस होगी तो प्रिज्म पर इंसिडेंस होने के बाद में ये लाइट रे जो है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। तो देखो, यहाँ से ये लाइट रे जो है वो प्रिज्म की सरफेस तक चली गई, यहाँ पर चली। ये वाली लाइट रे जो हैं वो प्रिज्म की इस वाली सरफेस तक चली गई, यहाँ पर सरफेस सेम ही है, इस वाली सरफेस तक ही आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ, यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना होता है, तो ये लाइन पैरेलल आ रही है तो ये वाला 45 डिग्री और ये वाला भी कितना हो गया, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रही है। यहाँ पर इसका वापस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट रे जो है वो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही वापस से चली गई। ये वाला एंगल जो है वो कितना बना, 45 डिग्री। और ये वाली जो लाइट रे है वो
वो भी 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही वापस से चली गई। तो देखो यहाँ पर इन्वर्ट बनी इमेज या फिर इरेक्ट बनी है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, ये इसका बॉटम वाला हिस्सा था, बॉटम वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ गया बॉटम वाला हिस्सा। एरो का जो हिस्सा है वो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आएगा एरो वाला हिस्सा। यानी जो इमेज बनेगी वो इमेज इस तरीके से बनेगी, यहाँ पर इस तरीके से इमेज जो है वो बन गई। यानी अगर मुझे इन्वर्ट इमेज चाहिए तो इन्वर्ट इमेज जो है वो भी मैं पोरोरो इमेज से या पोरोरो प्रिज्म से इन्वर्ट इमेज भी यहाँ पर मुझे मिल सकती है। तो ये 3 केस हैं अपने पास पोरो प्रिज्म के, कि इसके ऊपर ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है कि एंगल कितने होते हैं उसके, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, वो कितने डिग्री एंगल से रोटेट कर सकती है, तो वो कितने डिग्री एंगल से रोटेट कर सकती है, 90 डिग्री और 180 डिग्री। क्या वो इन्वर्ट कर सकती है क्या इमेज को? बिल्कुल इन्वर्ट कर सकता है इमेज को। अगर ये वाली जो सरफेस है वो काम में ली जाए, अगर ये वाली सरफेस, दोनों सरफेस काम में ली जाए, तो हमें जो इमेज मिलेगी या कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे तो वो 180 डिग्री से घुमा हुआ हमें मिलेगा। अगर ये वाली जो सरफेस है वो काम में ली जाए तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर को 90 डिग्री से रोटेट होता हुआ दिखाई देगा, या 90 डिग्री रोटेशन पर कोई ऑब्जेक्ट हो वो भी ऑब्जर्वर को दिखाई दे सकता है। तो तीनों डायग्राम आप लोग बनाइए और ये सही नोट कीजिए। और नोट करने से पहले ही अगर हम लोग लास्ट ही बचा है एक 6th नंबर की अगर हम बात करें तो नोट ही कर लीजिए आप लोग, जगह नहीं है कहीं पर भी। सिक्स्थ नंबर जो है अपने पास बहुत ही छोटा सा है। 6th नंबर जो है वो होता है जो आपके पास डायमंड होता है। ये डायमंड ज़्यादा चमकता है, इसके ज़्यादा चमकने का रीज़न क्या होता है? यानी इसको देखने पर हमें पता चल जाता है, ये हमें चमकता हुआ नज़र आता है। इसके चमकने का जो कारण है, रीजन जो है वो क्या होता है, किसकी वजह से इसके अंदर इतनी ब्रिलियंसी होती है? यानी ब्रिलियंसी की बात करें तो ब्रिलियंसी डायमंड के अंदर क्यों होती है? वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डायमंड्स brilliancy is more than अदर। यानी डायमंड अगर कहीं पर भी रखा हुआ हो तो डायमंड के अंदर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। हमने कब पहले पढ़ा था कि डायमंड एयर का जो पेयर होता है उसके अंदर क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो 24 डिग्री होती है। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होने की वजह से जो भी लाइट रे इस डायमंड के अंदर आती हैं, वो उन लाइट रे का बार बार टोटल जो भी लाइट रे इस डायमंड के अंदर आती हैं वो उन लाइट रे का बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, बार बार उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा। यानी वो लाइट रे जो है वो इस डायमंड से बाहर नहीं निकल पाती हैं, और बाहर नहीं निकल पाएंगी तो वो जो जितनी इंटेंसिटी की लाइट रे जो है वो अंदर चली गई, उसी की वजह से ये डायमंड जो है वो ज़्यादा चमकता हुआ नजर आता है। यानी ब्रिलियंसी जो होती है डायमंड की, उसका मेन रीजन जो है वो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। क्योंकि इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत कम होती है तो बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं और उनकी वजह से इसकी ब्रिलियंसी इंक्रीज होती है। तो ये टोटल अपने पास 6 एग्जाम्पल थे
जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेसिस से थे। तो ये 6 एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन जो होता है वो स्फेरिकल मिरर पर किस तरीके से इफेक्ट करता है। थैंक यू।